नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ एमसीक्यू सीरीज। यही डिस्कशन हमारा आपके साथ चल रहा है और नंबर ऑफ क्लासेस इसके पहले भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे मॉड्यूल बी क्लास 23, जहां पर अगेन रिस्क और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो वही कारवा आज भी आगे जारी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट के। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए अगेन आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपको दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड। कोई भी डाउट अगर आपको आता है रिलेटेड टू CAIIB, रिलेटेड टू BFM, देन आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट के। और पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रिलेटेड है केस स्टडी से। समझिएगा केस क्या कह रहा है। बेसिकली अ बैंक इज एसेसिंग अ न्यू लेंडिंग प्रोडक्ट। एक बैंक जो है वो नया लेंडिंग प्रोडक्ट एसेस कर रहा है, यानी कि उधार देने वाला प्रोडक्ट, टारगेटेड एट SMEs, जो कि टारगेट किसको कर रहा है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। अब बेसिकली यहाँ पर चीफ रिस्क ऑफिसर है, इसने सजेस्ट किया है कि प्रोडक्ट के लॉन्च करने से पहले सेंसिटिविटी, ठीक है, वोलाटिलिटी और डाउनसाइड पोटेंशियल, इनको देख लेना है प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के पहले। लेकिन जो बिजनेस हेड है उसका कहना है कि ओनली प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। भाई बिजनेस हेड का काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लाके देना। उसने कहा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर लिया गया है और ये एनफ है, रिस्क को इफेक्टिवली क्वांटिफाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यह रिस्क हमने छोड़ दिया है और एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कर लिया है। तो ये आर्ग्यू कर रहा है बिजनेस हेड। अब इससे रिलेटेड पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। Which of the following argument strengthen the case for quantitative risk measurement? इनमें से कौन सा केस है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत कर रहा है किसको, क्वांटिटेटिव रिस्क मेजरमेंट को। तो पहला क्या है, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैन कैप्चर इंपैक्ट ऑफ यूनिट चेंज इन मार्केट पैरामीटर्स, एग्जांपल इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल सही बात है। हम सेंसिटिविटी एनालिसिस में बेसिकली बेसिस पॉइंट की बात करते हैं। एक बेसिस पॉइंट में अगर चेंज आया, एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%, तो क्या फर्क आएगा, यही होती है सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो करनी जरूरी है। दूसरा वोलाटिलिटी एनालिसिस। वोलाटिलिटी एनालिसिस में हम बात करते हैं एक रेंज की, जैसे प्रॉफिट वैरी कर सकता है 2% से 10% तक और एवरेज प्रॉफिट लगभग 5% रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेजर करता है डिस्पर्जन इन अर्निंग्स एंड पोटेंशियल लॉसेस। तो यस, ये बात भी सही है, इसलिए हमें वोलेटिलिटी एनालिसिस करना होता है। नामी है डाउन साइड पोटेंशियल, यानी कि हम डाउन साइड लॉस में कितना जा सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। एडवर्स डेविएशन, ठीक है, वापसी में। तो विच आर क्रूशियल इन स्ट्रेस सिनेरियोज, स्ट्रेस सिनेरियो में जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो ये भी हमें करना पड़ता है, ये अच्छी बात है। तो ये तीनों बातें सही हो जाती हैं। देन है प्रॉफिटेबिलिटी अलोन इज सफिशिएंट टू एसेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। क्या प्रॉफिटेबिलिटी एसेस करने से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। लॉन्ग टर्म अगर सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो रिस्क को तो एसेस करना पड़ेगा। आज आपके लिए रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क कभी भी अराइज, रिस्क है अभी, लेकिन आप रिस्क को इग्नोर करते हुए चल रहे हो, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी तो पॉसिबल नहीं है ना। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए रिस्क का एनालिसिस करना जरूरी है। तो ओनली प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस सफिशिएंट ये नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली, यानी कि ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू रिस्क बेस्ड प्राइसिंग इन बैंकिंग। रिस्क बेस्ड प्राइसिंग, देखो नॉर्मली रिस्क बेस्ड प्राइसिंग हर उस जगह पर है जहां पर रिस्क रहता है। जैसे सिंपल सी बात है, आप कार में जितने रिस्क ऐड करते जाओगे आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। जैसे की प्रोटेक्शन भी ऐड कर लो, इंजन प्रोटेक्शन भी ऐड कर लो, जीरो डेप भी, कंज्यूमेबल्स भी। तो जैसे जैसे आप टिक लगाते जाओगे आपका प्रीमियम बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितना रिस्क बढ़ रहा है उतना प्रीमियम बढ़ेगा। सेम एज आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, उसमें आप बताते जाओ कि मुझे BP भी है, मुझे शुगर भी है, ठीक है, मैं स्मोक भी करता हूं, मैं अल्कोहल भी पीता हूं। तो जितना भी आप ये बताते जाओगे, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जितना रिस्क फैक्टर इंक्रीज होगा उतना ही प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। और हो सकता है अगर रिस्क ज्यादा हो तो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट भी ना हो। सेम एज यहां पर बताया जा रहा है रिस्क बेस्ड प्राइसिंग, तो उससे रिलेटेड चीजें आपको बतानी है। द कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड्स रेफर्स टू द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बैंक। Probability of default is a component in pricing
दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइकलीहुड ऑफ क्रेडिट लॉसेज। कितना हो सकता है? कैपिटल चार्ज इन प्राइसिंग अराइजेज बिकॉज रेगुलेटरी कैपिटल इज कॉस्टली फॉर द बैंक। क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा करेक्ट है? जब रिस्क बेस्ड प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहां पर आपसे चीजें पूछी जा रही हैं। समझिएगा क्या क्या है। कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड्स, जो फंड्स आप डिप्लॉय कर सकते हो उनकी कॉस्ट टू द रिटर्न, ठीक है, वापसी मिलने की, एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन बैंक्स। इसके आधार पर रिस्क प्राइसिंग नहीं होती। समझ गए मेरी बात? दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, तो ये रिस्क प्राइसिंग का हिस्सा है, और कैपिटल चार्ज ये भी रिस्क प्राइसिंग का हिस्सा है। कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड्स ये रिस्क प्राइसिंग का हिस्सा नहीं है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो 2 और 3 ओनली ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब रिस्क प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये दोनों चीजें उसमें हम इंक्लूड करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इन बैंक्स। कुछ सिद्धांतों की बात की जा रही है। ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है? रिस्क मॉनिटरिंग, यानी कि रिस्क को नजर बनाए रखना, मॉनिटर करते रहना और नियंत्रित करना इन बैंकों में। तो बेसिकली उसी से रिलेटेड तीनों ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। फटाफट बताइएगा क्या सही ऑप्शन आपको लग रहा है यहां पर। पहला क्या है? रिस्क मैनेजमेंट मस्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रिस्क मैनेजमेंट मस्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन भी साथ में चलेगा। दूसरा, रिस्क लिमिट्स आर ऑफन बेस्ड ऑन मॉडल्स लाइक वीएआर और इकोनॉमिक कैपिटल। ये तो बात सही है कि रिस्क की जो लिमिट्स होती हैं वो किस पर आधारित होती हैं? अपने मॉडल पर। ये वैल्यू एट रिस्क जो इंटरनल मॉडल्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल ये मॉडल्स हैं बेसिकली, इनके आधार पर। कैपिटल अवेयर डिसीजन इंप्लाई दैट एवरी रिस्क टेकन मस्ट जस्टिफाई द कैपिटल कंज्यूम्ड बाय इट। क्या कह रहा है? कैपिटल अवेयर डिसीजन, जो कैपिटल अवेयर डिसीजंस हैं ये इंप्लॉय होते हैं, जैसे एवरी रिस्क टेकन, जो रिस्क लिया गया है, मस्ट जस्टिफाई कर रहा है द कैपिटल कंज्यूम्ड बाय इट। ये भी बात सही है। तो 2 और 3 ओनली ये बातें सही है रिलेटेड टू रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इन बैंक्स। नेक्स्ट, with respect to risk mitigation strategies in banking, consider the following pairs. रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, यानी कि रिस्क को मिटिगेट यानी कि कम करने से संबंधित जो रणनीतियां बनाई जाती हैं उसमें से देखिएगा, अवॉइडेंस एक शब्द है, एक है रिडक्शन, एक है ट्रांसफर, एक है एक्सेप्टेंस। अवॉइडेंस, बैंक एग्जिट्स फ्रॉम फाइनेंसिंग क्रिप्टो एसेट्स, बैंक इंस्टॉल्स स्ट्रॉन्गर आईटी सिक्योरिटी सिस्टम्स, बैंक परचेजेस क्रेडिट इंश्योरेंस ऑन लोन्स, बैंक रिटेन्स स्मॉल ऑपरेशनल लॉसेज एज कॉस्ट ऑफ बिजनेस। क्या लग रहा है आप लोगों को क्या सही ऑप्शन होगा यहां पर? देखो, अवॉइडेंस का मतलब क्या हो गया यहां पर, ठीक है। अब पेयर्स, अब आपको इनमें पता लगाना है कौन से करेक्ट हैं। पहला क्या कर रहा है? अवॉइडेंस कह रहा है बैंक एग्जिट्स फ्रॉम फाइनेंसिंग क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो एसेट्स के बिहाफ पर फाइनेंसिंग देना, तो ये अवॉइड ही तो हो गया। यस, ये अवॉइडेंस का एग्जाम्पल है कि हम क्रिप्टो एसेट्स के आधार पर कोई फाइनेंसिंग नहीं देंगे। देन रिडक्शन का मतलब है कम करना। क्या कह रहा है? बैंक इंस्टॉल स्ट्रॉन्गर आईटी सिक्योरिटी सिस्टम्स। अगर स्ट्रॉन्गर आईटी सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा तो आपने क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया ना रिस्क को, क्योंकि एडवांस सिस्टम है, अब रिस्क कम होगा, ठीक है, लूप होल्स पहले पता चल जाएंगे। ट्रांसफर का मतलब क्या है? बैंक परचेजेस क्रेडिट इंश्योरेंस ऑन लोन, तो ये है रिस्क ट्रांसफर। बैंक ने क्या कर लिया? क्रेडिट इंश्योरेंस दे दिया है लोन पर, मतलब क्रेडिट इंश्योरेंस ऑन लोन्स। लोन्स, आजकल लोन्स जो दिए जाते हैं उनका इंश्योरेंस होता है ना, कि अगर लोन लेने वाला व्यक्ति डिफॉल्ट कर गया तो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पेमेंट कर देगी। तो ये बैंक ने अपना रिस्क किसको ट्रांसफर कर दिया है? इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये ट्रांसफर का एग्जाम्पल है। एक्सेप्टेंस का मतलब है स्वीकार्यता। बैंक रिटेन्स स्मॉल ऑपरेशन लॉसेज एज कॉस्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि जो छोटे छोटे ऑपरेशन लॉस होंगे वो कॉस्ट ऑफ बिजनेस होगा। ये चारों बातें सही हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं यहां पर। नेक्स्ट, इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। अगेन आप समझिएगा यहां पर इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट है, EWRM, यानी कि पूरे इंटरप्राइजेस के बिहाफ पर हम रिस्क मैनेज कर रहे हैं,
ना कि कोई एक स्टाफ, कोई एक काम के लिए। इन बैंक्स emphasized holistic risk overweight, which of the following statement are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? EWRM focuses only on transaction level credit and market risk. EWRM फोकस करता है सिर्फ ट्रांजेक्शन लेवल क्रेडिट और मार्केट रिस्क को। EWRM अलाइन करता है रिस्क मैनेजमेंट विद स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। देन कोसो ERM, कोसो एक संस्था है, ठीक है, जिसने ERM को इंट्रोड्यूस। कोसो का ERM अलग है फ्रेमवर्क, प्रोवाइड्स 8 कंपोनेंट्स एंड 4 बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंप्लीमेंटिंग EWRM। क्या लगता है आप लोगों को? अगेन समझिएगा, देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। जब इसका नाम ही इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट है तो ट्रांजैक्शन लेवल नहीं, ये पूरा इंटीग्रेटेड होता है इंटरप्राइज लेवल। इंटरप्राइज लेवल का मतलब हो गया यहां पर ये सीधे सीधे इंटीग्रेटेड है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा और तीसरा ऑप्शन होता है यहां पर सही। एकदम सही ऑप्शन यहां पर क्या होगा? बी होगा। इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल रिपोर्टिंग और कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव होता है। कोसो ERM फ्रेमवर्क ये 8 कंपोनेंट और 4 बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करता है EWRM को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट अगला समझिएगा, केस स्टडी है। अ मिड साइज्ड कॉमर्शियल बैंक्स वांट टू प्राइस अ लोन। ये रिस्क प्राइसिंग से रिलेटेड केस स्टडी है। रिस्क प्राइसिंग। अ कॉर्पोरेट बोरोवर, एक कॉर्पोरेट बोरोवर है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड से 6%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बैंक का 1%, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है 3%, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस इससे कितनी होनी है? 1% होनी है। कैपिटल चार्ज यहां पर है 2%, प्रॉफिट मार्जिन कितना है यहां पर? 1%। पूछा जा रहा है द बोरोवर इज फ्रॉम अ सेक्टर फेसिंग रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। बोरोवर ऐसे सेक्टर से है जहां वो अनसर्टेनिटी को फेस कर रहा है, यानी कि अनिश्चितता को फेस कर सकता है, यानी कि रिस्की है थोड़ा। तो रिस्क बेस्ड प्राइसिंग में क्या क्या शामिल होगा? प्रश्न है यहां पर, व्हाट शुड बी द मिनिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज टू कवर ऑल रिस्क रिलेटेड कॉस्ट एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस और जितनी भी रिस्क रिलेटेड कॉस्ट है उसको इंक्लूड करें तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट क्या होगी यहां पर? समझिएगा, देखो कॉस्ट ऑफ फंड है 6%, ये तो लेंगे ही लेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1%, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट तो 3% की है, लेकिन उससे होने वाला एक्सपेक्टेड लॉस कितना है? 1%, तो हम यहां पर 1 ही लेंगे। कैपिटल चार्ज कितना है? 2% है, ठीक है, प्लस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 1% है। तो यहां पर हम देखते हैं 6, 7, 8, 10, 11, ये बन जाता है 11%। तो इसका सही ऑप्शन कितना आएगा? 11%। ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो सारे रिस्क रिलेटेड कॉस्ट और रिटर्न एक्सपेक्टेशन को लेकर के बनाई गई है। तो 11% ब्याज आप डिसाइड करेंगे इस प्रकार के बोरोवर्स के लिए। देन इफ द बैंक डिसाइड्स टू लेंड एट 9% इंस्टेड ऑफ 11%, यहां पर 11 लिख लीजिएगा, 10 नहीं है, 11%। अगर बैंक यहां पर 11% की जगह कितना 9% ब्याज लेता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट ट्रेड ऑफ? इनमें से कौन सा एक्यूरेट ट्रेड ऑफ है यहां पर बताइएगा। द बैंक सेक्रीफाइस प्रॉफिटेबिलिटी बट मे गेन मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। द बैंक इंश्योर्स फुल कॉस्ट रिकवरी व्हाइल ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। फुल कॉस्ट तो रिकवर ही नहीं कर रहा है बैंक, ये गलत हो जाएगा। द बैंक अर्न्स हायर रेरोक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। द बैंक रिड्यूसेस इट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली। कैपिटल रिक्वायरमेंट को कहां से रिड्यूस कर रहा है? क्योंकि रिस्की है। सही ऑप्शन है यहां पर ए। द बैंक सेक्रीफाइस प्रॉफिटेबिलिटी। भाई मिनिमम 11% लगाना था अगर प्रॉफिट आपको चाहिए, 1% तो प्रॉफिट आपको चाहिए ही ना, ठीक है। वो आपने लिखा था, आपने 11 से 9 कर दिया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आपने सेक्रीफाइस करी है, लेकिन आपने क्या गेन किया है? मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि बाजार में अब आपका ऋण सस्ता है, तो बाजार के कंपटीशन में आप बढ़िया काम करेंगे, आप ज्यादा लोगों को लोन दे पाएंगे, आपके पास ज्यादा कस्टमर आएंगे, तो ये काम तो हुआ है, दैट्स इट। नेक्स्ट,
गिवन द बोरोवर ऑपरेट्स इन अ सेक्टर फेसिंग रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, विच रिस्क मॉनिटरिंग अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगेन जो बोरोवर है आपको पता है ये उस सेक्टर में काम कर रहा है जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को झेल रहा है, यानी कि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी का मतलब है कभी भी जो रेगुलेटर्स हैं वो कुछ ना कुछ रूल्स बना के चीजों को बदल सकते हैं। तो रिस्क मॉनिटरिंग अप्रोच इसमें अप्रोप्रिएट कौन सी है, कौन सी रिस्क मॉनिटरिंग अप्रोप्रिएट जो अप्रोच है वो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जल्दी से बताइएगा फटाफट। रिलाई ओनली ऑन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी असेसमेंट, ये तो नहीं है। ये तो पहले से आपको पता है ना कि भाई ऐसे सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है जहां रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है। भाई क्रेडिट रेटिंग ने तो रेटिंग व्यक्ति की बताएगा ना, सेक्टर की रेटिंग थोड़ी ना बताएगा, तो ये गलत है। इंक्रीज एक्सपोजर लिमिट टू गेन हायर मार्केट शेयर, पहले से वो रिस्क में है, अगर एक्सपोजर लिमिट को इंक्रीज कर दोगे तब तो और प्रॉब्लम है। सेट टाइटर एक्सपोजर लिमिट एंड मॉनिटर सेक्टोरल डेवलपमेंट रेगुलरली, बिल्कुल सही बात है। टाइटन एक्सपोजर लिमिट यानी कि बहुत टाइट कर देना है कि सेक्टर में कम से कम पैसा उधार देना है और सेक्टोरल डेवलपमेंट को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। रिड्यूस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ये मतलब नहीं है, तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट केस स्टडी पढ़िएगा। अ लीडिंग बैंक एडॉप्ट्स कोसो ईआरएम, कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क को एक लीडिंग बैंक ने अडॉप्ट किया है। इंटरनल रिव्यू ने कुछ गैप्स को हाईलाइट किया, गैप क्या है, फ्रेगमेंटेड रिस्क रिपोर्टिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट, यानी कि टूटी फूटी है, फ्रेगमेंटेड है रिस्क रिपोर्टिंग, डिपार्टमेंट में जो रिस्क रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर नहीं है, इसका ये मतलब है। वीक आईटी सिस्टम फॉर ऑपरेशनल रिस्क मॉनिटरिंग, आईटी सिस्टम भी आपका स्ट्रांग नहीं, वीक है। एक्सेसिव रिलायंस है रेगुलेटरी कैपिटल पर, ठीक है, विदाउट इंटरनल इकोनॉमिक कैपिटल मॉडल्स। लैक ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी एंड रिस्क एपेटाइट, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा है केस, समझ लीजिएगा ये स्थितियां हैं। एक बार फिर से चाहें तो आप यहां पर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेप्स ऑफ द EWRM implementation process are most clearly being violated। EWRM implementation process के कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको वायलेट किया गया है क्लियरली, ठीक है। इवेंट आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एक्सपोजर, इवेलुएट एग्जिस्टिंग रिस्क सिस्टम्स एंड अलाइन विद स्ट्रेटेजिक गोल्स, कंट्रोल एक्टिविटीज मॉनिटरिंग ओनली, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ओनली, जल्दी से बताइएगा। जब आपको पता है ये सब है, फ्रेगमेंटेड रिस्क रिपोर्टिंग है यहां पर, कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क, इंटरनल रिव्यू ये हाईलाइट किए गए हैं, इवेलुएट एग्जिस्टिंग रिस्क सिस्टम और अलाइन विद स्ट्रेटेजिक गोल्स, ये यहां पर क्या है, वायलेट किया गया है। विच करेक्टिव मेजर्स बेस्ट ब्रिजेस दीज गैप, अब करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं जो इन गैप को कवर कर सकते हैं। कंटिन्यू रिलाइंग ऑन रेगुलेटरी कैपिटल नॉर्म्स स्ट्रिक्टली, ये तो नहीं हो सकता। डेवलप इंटरप्राइज वाइड MIS, हाँ बिल्कुल, आपका रिपोर्टिंग वीक है ना तो MIS आ जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्वेस्ट इन IT रिस्क सिस्टम, आपका IT सिस्टम वीकेंड है, उसको मजबूत कर लीजिएगा और इंटरनल कैपिटल मॉडल्स को डेवलप कर लीजिएगा। यही तो नहीं है इनके पास, वीक IT सिस्टम है, फ्रेगमेंटेड रिस्क रिपोर्टिंग है, एक्सेसिव रिलायंस है रेगुलेटरी कैपिटल पर, इंटरनल इकोनॉमिक मॉडल को इग्नोर किया गया है, यही सब तो यहाँ पर बातें हैं। तो इनको क्या कर लेना है, बेटर कर लेना है, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ विल अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिस्क मेजरमेंट इंप्रूव द बैंक्स RAROC रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेज जो मेजरमेंट है वो कैसे यहां पर इंप्रूव कर देगा चीजों को। इंटीग्रेटेड रिस्क मेजरमेंट, सबका इंटीग्रेट एक साथ कर देना, ये मतलब है। बाई इग्नोरिंग ऑपरेशनल रिस्क एंड फोकसिंग ओनली ऑन हाई लेंडिंग, ये तो नहीं कर सकते हम। बाई इंश्योरिंग रिस्क्स आर मेजर्ड होलिस्टिकली लीडिंग टू बेटर कैपिटल एलोकेशन एंड हायर रिटर्न्स पर यूनिट ऑफ रिस्क, ये बिल्कुल सही है। इंश्योर करना है रिस्क को जो मेजर किया गया हॉलिस्टिकली पूरे अच्छे से, लीडिंग टू बेटर कैपिटल एलोकेशन। अब रिस्क अगर अच्छे से आप मेजर कर लोगे तो अगेन क्या कर सकते हैं हम, कैपिटल को बेटर तरीके से एलोकेट कर सकते हैं।
हायर रिटर्न्स पर यूनिट ऑफ रिस्क, हर एक यूनिट ऑफ रिस्क पर आप हायर रिटर्न ले सकते हैं। बाय लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स डायरेक्टली, ये पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स डिविडेंड, ये भी नहीं है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। आप अपने RAROC को इंप्रूव करने के लिए बी वाला काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इन बैंक्स कंसीडर द फॉलोइंग। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात की जा रही है। द अल्टीमेट गोल इज टू मैक्सिमाइज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि अल्टीमेट गोल यही है कि RAROC को मैक्सिमाइज करना विद डिफाइंड रिस्क एपेटाइट, यानी कि कितनी रिस्क लेने की भूख है उसके अंतर्गत। रिस्क लिमिट्स को सोलोली सेट करना है RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, और इंटरनली मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। इंटीग्रेटेड रिस्क अप्रोच रिक्वायर्स है रिस्क मैनेजमेंट टू बी एम्बेडेड इन बिजनेस स्ट्रेटजी रादर दैन ट्रीटेड एज अ स्टैंड अलोन फंक्शन, यानी कि ये जो इंटीग्रेटेड रिस्क अप्रोच है ये चाहती है रिस्क मैनेजमेंट साथ ही में जुड़ा रहे बिजनेस स्ट्रेटजी के, बल्कि स्टैंड अलोन फंक्शन के अलावा साथ ही में जुड़ा रहे, एक काम रहे। वैल्यू एट रिस्क इज वन ऑफ द टूल्स यूज्ड टू सेट इंटरनल रिस्क लिमिट्स। क्या लगता है आपको? बी ऑप्शन गलत हो जाता है। रिस्क लिमिट्स आर सेट सोलोली बाय RBI गाइडलाइंस। अकेला RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हो ऐसा नहीं है। बैंक अपने इंटरनल रिस्क लिमिट, अपनी जो इंटरनल रिस्क एपेटाइट है ना, अपनी खुद की जो आंतरिक भूख है, उसके आधार पर सेट कर सकता है। ध्यान रखिएगा। तो ये वाला बात गलत हो जाती है। 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। यस, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। EWRM के बिहाफ पर कौन सी बात सही है? अच्छे से पढ़िएगा और बताइएगा। यहां पर EWRM देखिएगा बहुत अच्छे से, इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। EWRM फोकसेस ओनली ऑन ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क, ये तो अगेन गलत हो गया। EWRM क्या है? ट्रांजेक्शन लेवल अभी बताया था नहीं, इंटीग्रेटेड पर फोकस करता है, क्योंकि इंटरप्राइज वाइड है ना, तो ट्रांजेक्शन पे फोकस नहीं करेगा। दूसरा, कोसो ERM फ्रेमवर्क इंटीग्रेट्स स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स इनटू रिस्क मैनेजमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। रिस्क रिस्पॉन्सेज अंडर ERM इंक्लूड अवॉइडेंस, रिडक्शन, ट्रांसफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। EWRM treats risk management as a one-time compliance requirement rather than a continuous process, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है, यहां पर कौन सा करेक्ट है। तो अगेन आपको पता है ये रिस्क मैनेजमेंट, ये वन टाइम कंप्लायंस तो है नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस। तो दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा। ये अगेन पहला गलत हो गया। सही कौन सा है? दूसरा और तीसरा है ऑप्शन में। यस, ए ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा। एक बैंक उधार देता है दो बोरोवर्स को। एक है बोरोवर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है 2%, एक्सपेक्टेड लॉस है 5%, कैपिटल चार्ज है 1%, प्रॉफिट मार्जिन है 1%। बोरोवर बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 5%, एक्सपेक्टेड लॉस 2%, कैपिटल चार्ज 3% और प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 1%। पूछा जा रहा है बोथ हैव द सेम कॉस्ट ऑफ फंड 6% और ऑपरेटिंग कॉस्ट 1%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट द रिस्क बेस्ड प्राइसिंग इम्प्लीकेशंस? बोरोवर ए शुड बी चार्ज 8.5% एंड बोरोवर बी। निकाल लेते हैं, बोरोवर ए का निकाल लीजिएगा। पहले तो कॉस्ट ऑफ फंड सबके लिए बराबर है, 6 + 1 ये निकाल लेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफॉल्ट ली जाती है, तो 0.5 ले लेंगे, प्लस ऐड कर लेंगे कैपिटल चार्ज 1%, प्रॉफिट मार्जिन 1%। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 6, 7, 8, 9, 9.5 बोरोवर ए, ठीक है। ये क्या है? 9.5। बोरोवर बी के लिए 6 + 1 लेना है, एक्सपेक्टेड लॉस है 2%, 3%, 1%, तो +2 + 3 + 1 निकाल लीजिएगा। 6, 7, 9, 9, 12, 13, 13%। तो 9.5 और 13 कहाँ है? बी में है। बोरोवर ए शुड बी चार्ज 9.5%, बोरोवर बी 13%। ये मिनिमम इतना लिया जाएगा तब जाके रिस्क कवर होंगे। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क कैपिटल रिटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल फॉलोड बाई बैंक्स। बैंक्स इनमें से रिस्क कैपिटल और रिटर्न को लेकर के कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। आपको ये प्रिंसिपल मैं कई बार बता चुका हूं, कई बार ये प्रिंसिपल मैं खुद आप लोगों को यहां पर बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हायर रिस्क है तो हायर कैपिटल आपको अपने पास रखना पड़ेगा, और हायर रिस्क लेंगे तो हायर रिटर्न की संभावना है। तो बी यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा, यही प्रिंसिपल है। हायर रिस्क, लोअर रिस्क होगा तो लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट है, लोअर रिटर्न्स मिलेंगे यहां पर। तो बी इज द राइट ऑप्शन। इतना ही आज के लिए। उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आई होंगी, सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही सेशंस के लिए आप जुड़े रहिए JIB CIB वाला के साथ में। अब आप लोगों के लिए दिवाली ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किए हैं हमारे कोर्सेज तो जा करके अभी परचेज कर सकते हैं। अप टू 60% ऑफ चल रहा है सभी महापैक और लाइव बैचेस पर। 27 अक्टूबर तक ये ऑफर्स आपको मिलते रहेंगे, जहां पर CIB महापैक, महापैक का मतलब है सब कुछ इंक्लूड है। 20 से ज्यादा बैचेस आपको एक्सेस करने को मिल जाएंगे, 400 से ज्यादा क्लास नोट्स हैं, 2000 से ज्यादा लाइव क्लासेस हैं, 500 मॉक क्विजेज एंड नोट्स और 24/7 डाउट सपोर्ट, ये फीचर्स हैं इसके, मिलता है आपको। 2 साल के लिए भी आप इसको खरीद सकते हैं, 1 साल के लिए भी और 6 महीने के लिए। 2 साल के लिए इसकी वैलिडिटी है 6599, 1 ईयर के लिए है 4599, 6 मंथ के लिए है 2999। ठीक है, देन CIB का क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा चुका है दोस्तों, जुड़ जाइए। दिसंबर 2025 के लिए है, एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगेन विद टेस्ट सीरीज, आप यहाँ पर क्रैश कोर्स में फाउंडेशन आपको पढ़ाया ही जाएगा और आप टेस्ट सीरीज भी एक्सेस कर पाएंगे। देन समर्थ RBI ग्रेड बी बैच लॉन्च कर दिया। अगर आप RBI ग्रेड बी की आप तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई जानकार तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं इस बैच को। नॉर्मल प्राइस है 1899, प्रो प्राइस है 3399। देन JIB की बुक्स लॉन्च कर दी गई हैं, आप Amazon फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये बल्कि बुक्स नहीं है, बेसिकली शॉर्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पे बनाई गई हैं। ठीक है, 1224 प्राइस रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, इस समय ये ऑफर में है, आप इसको Amazon फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। हमारी आपकी मुलाकात होगी अब अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।